Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today, with the new topic, ecological importance of bacteria. Ecological importance of bacteria. The decomposition of dead organisms and waste is carried out mostly by bacteria and fungi, which convert organic matter into humus. आई टोल्ड यू अबाउट डिकम्पोजर्स. मैंने आपको डिकम्पोजर्स के बारे में बताया था. डिकम्पोजर्स बैक्टीरियाज आर हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरियाज जो कि अपने न्यूट्रिशन के लिए या अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे या अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं. अब जो डिकम्पोजर्स और डेड ऑर्गेनिजम्स के जो वेस्ट वगैरह होते हैं वो सारा उनके जो ऑर्गेनिज्म का जो कैरिड आउट प्रोसेस होता है सारा वो बैक्टीरिया और फंजाई दोनों मिलके करते हैं, जो कि ऑर्गेनिक मैटर को बॉडी के अंदर से जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू ह्यूमस. It contains nutrients and increase soil fertility of the growth of plants. इन दोनों के लिए आप ये भी कह सकते हो कि दे आर नॉट हार्मफुल. ये हार्मफुल बैक्टीरियाज नहीं होते क्योंकि ये जब सॉइल में ह्यूमस को एग्जॉर्ट करते हैं तो वहाँ पे सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है. ठीक है, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो इंक्रीज़. फर्टिलिटी क्या कि उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, प्लांट्स उसके ऊपर बहुत अच्छे ग्रो करते हैं क्योंकि बैक्टीरिया ने प्लांट्स के लिए एक अंडर द सॉइल एक बेस बनाई हुई होती है, मजबूत बेस ह्यूमस की, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होती है. ह्यूमस ऑल्सो रिटेन्स वाटर दैट इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. ह्यूमस के अंदर वाटर भी होता है जिसकी वजह से ये सॉइल को मॉइस्ट रखता है, यानी थोड़ा गीला रखता है, मॉइस्ट रखता है, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो फर्टिलिटी भी उसमें ज़्यादा आती है और वो प्लांट्स को होल्डिंग कैपेसिटी से होल्ड करता है, यानी उसकी होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है. द लेग्यूमिनस प्लांट हैव mutualistic oscillations with the bacteria, root nodules which transform nitrogen into nitrites. और यहाँ पर जो रूट नोडल्स हैं लिग्यूमिनस प्लांट्स हैं जिसमें म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन जब इनकी होती है बैक्टीरिया के साथ तो रूट नोड्स पे ये ट्रांसफॉर्म करते हैं नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स. जो रूट नोड्स होते हैं रूट्स के वहाँ से ये नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स में ट्रांसफोर्ड करते हैं, नाइट्रेट्स में. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया. इकोनॉमिकली हम इकोनॉमिक से क्या लेते हैं, इकोलॉजी, इकोनॉमी, ठीक है, इकोलॉजिकल. अब इकोलॉजिकल के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ इकोनॉमिक. इकोनॉमी क्या होती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी क्या होती है. इकोनॉमी मीन्स ये होता है कि कोई भी कंट्री कितने % बेनिफिट्स हासिल कर रही है किसी भी चीज़ से. ठीक है, अब उसमें ये है कि बैक्टीरिया हैड बोथ बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफ़ेक्ट्स टू ह्यूमन लाइफ. बैक्टीरिया जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ बैक्टीरियाज हार्मफुल होंगे और कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे किसके लिए, ह्यूमंस के लिए. तो उस तरीके से हमारी इकोनॉमी में बैक्टीरिया का क्या किरदार है, क्या इम्पोर्टेंस है हमारी इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी का मतलब होता है हमारी मुईशत. मुईशत मीम एन शीन ये ते मुईशत. हमारी मुईशत में इसका क्या किरदार है बैक्टीरिया का, तो हम देखते हैं. सबसे पहले हम बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखते हैं बैक्टीरिया के. ठीक है, बायोमेडिटेशन एंड डीकम्पोजर्स. सबसे इम्पॉर्टेंट, बार बार मैंने आपको बताया कि अगर जितनी क्वांटिटी ऑफ लोग मरते हैं जिनकी डेथ कॉज होती है, अगर उनको कोई डिकम्पोज करने वाला ना हो, उनकी बॉडी को कोई ख़त्म करने वाला ना हो, तो एटमॉस्फेयर जो है इट विल बी फुल ऑफ पॉल्यूटेंट्स.
एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं। तो बैक्टीरियाज इसलिए भी इकोनॉमी को इन्हेंस करते हैं कि वो एज ए डिकम्पोज़र बहुत स्पेशल किरदार अदा करते हैं कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी डिकम्पोज कर देते हैं। बायो remediation is removal of the environmental pollutants by using living organisms। ये क्या प्रोसेस होता है कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनवायरनमेंट में जितने पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये उसको खा जाते हैं, मीन्स उसको ख़त्म कर देते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया एक्ट एज डीकम्पोजिंग एजेंट्स, डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिजम्स एंड द वेस्ट ऑफ एनिमल्स टू बी रीयूज्ड बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसमें क्या होता है, दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो वो एज ए डिकम्पोज़र काम कर रहे हैं, डिकम्पोज करते हैं चीज़ों को, जो भी ह्यूमन रिलेटेड चीज़ें हैं या प्लांट्स हैं इनको डिकम्पोज करते हैं, इनको ख़त्म करते हैं, डेड एनिमल्स को डिकम्पोज कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं खा खा के। और फिर एक और स्टेप है जिसको कहते हैं जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं एनिमल्स के, उन वेस्ट मटेरियल्स को भी ये डिकम्पोज करते हैं और उसको यूज़ करके ये सॉइल को फर्टिलिटी फराहम करते हैं। बैक्टीरिया डिकम्पोज सीवेज, गार्बेज, डंग्स, स्टूल एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्रोड्यूस मीथेन गैस और बायोगैस विच इज़ यूज एज अ फ्यूल। अब ये क्या करते हैं, जो सॉइल में या जो लैंड पे हमारे जो है डिकम्पोजेज हैं, जैसे वो गार्बेजेस, कचरा वगैरह जो होता है, स्टूल्स वगैरह, पखाना वगैरह जो होता है, उस सब को ये क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं और डिकम्पोज करके उसमें बायोगैस जो है बनाते हैं। और बायोगैस हमें जो है हेल्प करती है एज अ फ्यूल। ठीक है, फ्यूल क्या होता है, जो हम अपने घरों में डोमेस्टिक गैस यूज़ करते हैं। मीथेन गैस जिसको हम कहते हैं CH4, वो हम अपने घर में फॉर डोमेस्टिक पर्पस यूज़ करते हैं। वो ये जस्ट बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियाज जो है वो हमारे लिए आती है या बेनिफिशियल होती है। सिंथेसिस ऑफ द विटामिन्स, विटामिन्स को सिंथेसाइज करते हैं। विटामिन्स को जो है मैनी इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया प्रोड्यूस विटामिन B and K। बैक्टीरिया आर कल्चर टू प्रोवाइड विटामिन B12 ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल के ऊपर बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है। वो कमर्शियल स्केल पे जो है बैक्टीरिया विटामिन B और विटामिन K के जो है वो इनको कल्चराइज्ड करते हैं। और इसमें जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज हैं वो इंटेस्टाइन में भी विटामिन B एंड विटामिन K प्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया एंड बायोकेमिकल साइकिल्स, पहले आपको बताया कि बैक्टीरिया जो है वो कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें बहुत सारी चीज़ों में बैक्टीरिया जो है वो एक स्पेशल अपना किरदार अदा कर रहा है। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही मेंशन किया है कि बैक्टीरिया हेल्प इन साइकिल्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड अदर न्यूट्रिएंट्स थ्रू बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के ज़रिए जो बैक्टीरिया है वो ये तमाम साइकिल्स को कंटिन्यू करने के लिए यूज़ होता है। देखें, जब तक कोई चीज़ आती है, जितने भी अशरफुल मखलूक़ात हैं उन सब ने एक दिन ख़त्म होना है। तो उनके ख़त्म होने के साथ साथ रिसाइकलिंग भी होनी है। रिसाइकलिंग क्या है कि माहौल को दोबारा से साफ़ सुथरा रखना, माहौल के लिए वो सारा कुछ करना कि जो माहौल आपके एटमॉस्फेयर को अच्छा कर सके। तो उसके लिए बैक्टीरियाज जो है वो भी स्पेशल बेनिफिशियरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ अच्छे काम भी इनके हैं बैक्टीरियाज के। उसके अलावा साइकिल्स चलाने में, अच्छा बैक्टीरिया जो है वो ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होते हैं। कैसे, आर यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ विनेगर, विनेगर बनाने के लिए एसिटिक एसिड जो है, एसीटोन, लैक्टिक एसिड, ब्यूटेनॉल, अल्कोहल, सेवरल विटामिन्स एंड फ्लेवरिंग टोबैकोस। ठीक है, ये फ्लेवरिंग टोबैकोस जितने भी आते हैं वो भी बैक्टीरिया से ही जो है वो बनते हैं। दे आर सो यूज्ड इन लेदर एंड कॉफ़ी इंडस्ट्रीज़, कॉफ़ी इंडस्ट्रीज़ में भी, लेदर्स में भी, मतलब दे प्लेज अ वेरी कमर्शियल रोल ना, कि वो एक इकोनॉमिकली हमारी कंट्री को एक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको एक सपोर्ट देते हैं। यानी कि उनके ऐसे किए हुए काम जो कि कंट्री के हक में बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें अगर फर्टिलिटी अच्छी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल हम फर्टिलिटी की एग्जांपल ले लेते हैं कि फर्टिलिटी अच्छी होगी तो काश्तकारी अच्छी होगी, काश्तकारी अच्छी होगी तो हमारी प्रोडक्ट्स बनेंगी, हमारी प्रोडक्ट्स बनेंगी तो वो प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होंगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उनका काम होगा तो उससे डायरेक्ट इफेक्ट हमारी मईशत को या हमारी इकोनॉमी को पड़ेगा। तो इट मीन्स के बैक्टीरिया जो है वो एक बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू रखता है अपने अंदर।
इन फूड इंडस्ट्री में तो ऑब्वियसली सी बात है कि बैक्टीरिया जो है वो एक अच्छा डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे योगर्ट है, चीज़ है, ये सारा कुछ इट इज़ अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया विच इज़ वेरी यूज़फुल फॉर आवर हेल्थ। इसीलिए कुछ लोग जो है वो दही वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं बिकॉज ऑफ देयर इम्यून सिस्टम के। जितना वो दही खाएंगे उनके अंदर का जो वो वाला बैक्टीरिया है जो उनके अंदर का जो जिस्म की सफाई कर रहा है, दैट बैक्टीरिया इज present in the yogurt, cheese and all these dairy products. ठीक है, bacteria as a food provide most amino acids, vitamins to animals when enter in the alimentary canal through the पार्शली डाइजेस्टेड प्लांट मटेरियल्स। जो प्लांट मटेरियल्स में जो बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं वो एनिमल्स उनको खा लेते हैं और खाने के बाद वो उनकी बॉडी में जाके अच्छे इफेक्ट्स जो है वो करते हैं और विटामिन और अमाइनो एसिड्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अ सिंगल सेल प्रोटीन इज़ obtained from large scale growth of microorganisms such as bacteria। और एक सिंगल सेल प्रोटीन है जिसकी लार्ज क्वांटिटी ज़रूरत पड़ती है और वो सिर्फ और सिर्फ हम हासिल करते हैं ड्यू टू द बैक्टीरियाज। ठीक है, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जिसमें आपके आ जाते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन और ओरियोमाइसिन। ये जो है ये आपकी तमाम की तमाम मेडिसिन में यूज़ होते हैं और इनको एंटीबायोटिक्स ऑपरेट करने के लिए भी हम नोमाइसिस ग्रुप्स जो है इसके लेते हैं बैक्टीरिया के। उसके अलावा जेनेटिक मटेरियल तो वो है ही है, जैसे ई कॉली बैक्टीरिया है जो कि 20 मिनट्स में दोबारा से डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो मैंने आपको लास्ट बाइनरी फिशन में भी समझाया था। तो उसमें ये जो है इसके जो जेनेटिक प्रिंसिपल्स हैं उस पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये कुछ जो थे बेनिफिशियल यूजेस थे बैक्टीरिया के। अब कुछ हार्मफुल यूजेस की तरफ आ जाते हैं, जहाँ ये कुछ बेनिफिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है वहाँ पे ये कुछ हार्मफुल भी है, यानी इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो हार्मफुल भी हैं, फॉर ह्यूमन लाइफ भी है, फॉर एटमॉस्फेयर भी है। अब देखते हैं कि वो कैसे है। नंबर 1, बैक्टीरियल डिजीज़ इन प्लांट्स। प्लांट्स में सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, वो भी हमारी प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसको इफ़ेक्ट करती हैं। और कुछ जैसे कुछ प्लांट्स को ग्रो करने के लिए अच्छे होते हैं और कुछ जो है वो प्लांट्स को ख़राब करने के लिए होते हैं। लाइक पैरासिटिक बैक्टीरिया इन्फेक्ट प्लांट एंड कॉजेज वेरियस डिजीज़। अब जो ये वायरस होता है, ये जिसको हम पैरासाइट भी कहते हैं, पैरासाइट जो होता है वो प्लांट बॉडी के अंदर चला जाता है और जब तक उसको ख़त्म नहीं कर देता, उसको डिमोलिश नहीं कर देता, उसकी जान नहीं छोड़ता। तो उसके लिए भी ये कुछ बैक्टीरियाज हैं जो हार्मफुल हैं। फायर ब्लाइट इन एप्पल एंड पेयर, रिंग डिजीज़ इन पोटैटो एंड क्राउन गॉल्स। यानी ये सारी डिजीज़ जो हैं ये प्लांट डिजीज़ हैं जो कि बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती हैं। एप्पल में है, पेयर में है, पोटैटो में है। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़ इन मैन में भी बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, लाइक जो है ट्यूबरक्लोसिस है, डायरिया है, टेटानस है, कॉलरा है, लेप्रोसी है, टाइफाइड फीवर है, मेनिंगिस है, सोर थ्रोट है, वूपिंग कफ है। ये सब कुछ भी ड्यू टू द बैक्टीरिया ही कॉज होता है, जो कि पॉल्यूटेंट्स की तरह एनवायरनमेंट में होता है, जो कि हम इनहेल कर लेते हैं या वो किसी भी सोर्स से हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है और वो जाके बॉडी में ये सारा इन्फेक्शन क्रिएट करता है और फिर हम जो है वो बीमार हो जाते हैं। तो ये थे कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ एनिमल्स के हैं, जिसमें चिकन कॉलरा है, एंथ्रेक्स है, टीबी एक्सेट्रा, ये एनिमल्स के भी हैं। ये आपका आ गया फाइन, यहाँ तक हो गया आपका बैक्टीरियल डिजीज़ इन मैन। नाउ रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। रिसर्च और टेक्नोलॉजी में भी इसका एक बहुत स्पेशल रोल है। इसको जस्ट एक थॉरो रीडिंग कर लें, दैट इज़ इनफ फॉर इट, जिसमें फूड प्रोसेसिंग भी है, प्लास्टिक बनाने के लिए भी, ट्रीटमेंट्स करने के लिए भी ये सारा यूज़ होता है। बैक्टीरियल डिजीज़ इन ह्यूमन में कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं? पीछे तो हमने जस्ट सिर्फ नाम उनके बता दिए कि क्या क्या कॉज होता है। यहाँ पे अब देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले है कॉलरा। अच्छा जी, कॉलरा है। कॉलरा इज़ द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ स्फीयर वाटरी डायरिया वॉमिटिंग ऑल्सो अकर इन मोस्ट पीपल। कॉलरा जो है ये डायरिया की तरह ही होता है, जिसमें वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है और जो है डायरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। वाटरी डायरिया यानी कि मोशन वगैरह लग जाते हैं पेशेंट्स को। कॉजिंग एजेंट किस वजह से कॉज होता है? ये कॉज होता है जिस बैक्टीरिया से, उसका नाम है वाइब्रो कॉलरा। वाइब्रो कॉलरा
accuracy the fecally contaminate water, food, vegetables in the most common sources of this disease. जैसे हम कोई गंदा पानी पी लेते हैं, कोई ऐसा फूड खा लेते हैं जिसमें पहले से जर्म्स या जर्म्स को भी हम बैक्टीरिया को जर्म्स भी कह सकते हैं, वो हम खा लेते हैं। उसके अलावा कोई जो है हम बाहर से आने वाली चीज़ जितनी भी होती है वो खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें ये डिज़ीज़ होती है। ट्रीटमेंट क्या है कि द वैक्सीन इज़ ऑल्सो अवेलेबल, इसकी वैक्सीन भी है, और रैपिड रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोसाइट्स आइदर ओरली और इंट्रावीनस, इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं, वैक्सीन्स लगती हैं। इसमें वैक्सीन में बॉडी के अंदर जो है इलेक्ट्रोसाइट्स डाले जाते हैं जो उस बैक्टीरिया को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। प्रिवेंशंस क्या हैं? डिपेंड्स लार्जली ऑन एक्वेटिक सिचुएशंस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ क्लीन एंड वाटर सप्लाईज। यानी कि ये इसका जो सबसे बेस्ट प्रिकॉशन है, जो ऐसा प्रिकॉशन है जो हम नॉर्मली कर सकते हैं कि हम साफ़ पानी पिएँ, साफ़ खुराक खाएँ, चीज़ों को धो के यूज़ करें। बाज़ार से चीज़ आती है तो उससे पहले वॉश करें, वॉश करने के बाद हम उसे खाएँ, तब जाके ये डिजीज़ जो हैं, ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर नहीं होगा। सेकंड आता है टाइफाइड फीवर। सिम्टम्स जनरली कैरेक्टराइज बाय डायरिया हो जाता है, एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में दर्द होता है, नोज़िया वोमिटिंग वाली फीलिंग आती है, और इंटेस्टाइनल रप्चर होता है, इंटरनल ब्लीडिंग, शॉक एंड इवन डेथ। इसमें टाइफाइड फीवर जो है वो किसी हद तक तो बहुत प्रिक्योरेबल होता है कि हम उसे प्रिक्योर कर लेते हैं, लेकिन कुछ पर्सनस में जो है वो थोड़ा स्वेयर तौर पे चला जाता है, जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग जो है इंटेस्टाइन वगैरह की वो स्टार्ट हो जाती है, और फिर इवन के इंसान की डेथ हो जाती है। कॉजिंग एजेंट्स क्या हैं? कॉजिंग एजेंट्स हैं इसका सैल्मोनेला टाइफी कैन बी कंट्रोल्ड बाय एनिमल सोर्स। इसे एनिमल सोर्स से कंट्रोल किया जाता है, जैसे बीफ वगैरह हम खाते हैं उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स कैन बी यूज, वैक्सीन इज ऑल्सो अवेलेबल विच इज़ अप टू 50 to 70% इफेक्टिव। एंटीबायोटिक्स भी हैं और कुछ मेडिसिन्स भी हैं जो कम से कम इसे इतने % कंट्रोल कर सकती हैं। प्रिवेंशंस क्या हैं? एडवोकेट कुकिंग इफेक्चुअली किल्स दिस बैक्टीरिया, यानी कि खाने को जो खुराक होती है, जो सब्जियां हैं, यानी जो आपकी वैसे तो कहते हैं कि वेजिटेबल्स जो हैं इनको ज़्यादा कुक करके नहीं खाना चाहिए, उनके अंदर के मिनरल्स और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो वेजिटेबल्स के लिए तो ये बात कुछ हद तक बेहतर है। लेकिन जब आप बीफ या मटन या चिकन का इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप बहुत अच्छी तरीके से कुक करें। जब आप उसे अच्छे तरीके से कुक करेंगे तो वो आपके उसकी जो हीटिंग पावर है वो सारे जर्म्स को ख़त्म कर देगी, बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देगी, तो देन यू कैन ईट इट वेरी ईजिली। फिर आती है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी भी कहते हैं। इट इज़ लंग डिजीज़, ये आपकी लंग्स की डिजीज़ है। इन विच एल्विलाई ब्रस्ट एंड रेप्लिकेट्स बाय इनएलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज़। जो एल्विलाइज हैं जो हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर मौजूद होते हैं, इसको बस्ट कर देता है, फाड़ देता है, और उसकी जगह जो है वो इन इलास्टिक जो टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़, वो ले लेते हैं। द पेशेंट हैज़ कफ, फीवर, पेल फेस एंड स्वेटिंग एट नाइट। रात को पसीना आता है, खांसी होती है, पीला पीला चेहरा हो जाता है, तो ऑल दिस चेस्ट पेन, ब्रीथलेसनेस एंड वीकनेस इज़ ऑल्सो फेल्ट। इसमें आपको चेस्ट पेन भी कभी फील होता है, वीकनेस फील होती है, एंड जो है ब्रीथलेसनेस भी आती है, यानी सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। फिर इसके कॉजेटिव एजेंट्स क्या है? इट इज़ कॉज्ड बाय बेसिलस बैक्टीरिया नोन एज माइकोबैक्टीरियम। पीछे बता चुकी हूँ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है जो कि इसकी एक वजह बनती है। ट्रीटमेंट इसकी क्या है? यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक और वैक्सीन अगेंस्ट द बैक्टीरिया है फॉर लॉन्ग टाइम, 6 to 9 months तक या 8 months तक ये होता है, और डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्सेज भी करवाए जाते हैं ऑफ ओनली 2 months, 2 months के लिए होता है। लेकिन टीबी भी अगर अभी थोड़ी सी प्रिक्योरेबल हो गई है, लेकिन एक ज़माने में जो था इराक़ में टीबी जो थी वो उसका भी कोई इलाज नहीं था ट्यूबरक्लोसिस का। प्रिवेंशन क्या है? इट इज़ कंटेजियस डिजीज़ और पेशेंट शुड बी केप्ट इन आइसोलेटेड एनवायरनमेंट। पेशेंट को एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रखा जाए। कॉन्जेस्टिव का मतलब ये होता है कि ये फैलने वाली डिजीज़ है, यानी अगर पेशेंट जो है वो किसी के सामने खांसेगा और किसी के सामने स्नीज़, छींक मारेगा, तो उसके जो जर्म्स हैं वो दूसरा पर्सन ऑक्सीजन के ज़रिए जो है वो इनहेल कर लेगा और उसे भी ये बीमारी हो जाएगी। तो फिर उसे एक अच्छे एनवायरनमेंट में रखा जाए, सेपरेट आइसोलेट कर दिया जाए उसे। वैक्सीन इज़ अवेलेबल
विच हेल्प्स इन पार्शल रेजिस्टेंस टू ट्यूबरक्लोसिस। वैक्सीन है लेकिन वो कुछ पार्शली मीन्स मतलब बहुत फुली ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन कुछ हद तक पेशेंट्स को रिलीफ मिलता है। उसके अलावा नमूनिया है। नमूनिया जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया जो बैक्टीरिया है उससे होता है, विच इज़ अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। टिपिकल सिम्टम्स इसके वही कफ है, फीवर है, चेस्ट पेन है, एंड स्पूटम इज़ रेड, ब्राउन और रस्टी कलर। और वो जो आपका स्पूटम होता है वो जो रेड है, ब्राउन है और रस्टी कलर का हो जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट है, यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन यूज़ करें और एरिथ्रोमाइसिन यूज़ करें, और वैक्सीन्स जो है इसकी ऑल्सो अवेलेबल हैं अभी तक। ये तो वो डिजीज़ थी जो डिजीज़ अभी तक ह्यूमन में हमने ऑब्ज़र्व की थी बैक्टीरिया की। तो इनमें से जो है तकरीबन चारों डिजीज़ मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब प्लांट डिजीज़ हैं कि प्लांट्स में ये बैक्टीरिया जो है ये कैसे अफेक्ट करता है। प्लांट कॉजेज़ मैनी डिजीज़ इन प्लांट्स, बैक्टीरिया कॉजेज़ मैनी डिजीज़ इन प्लांट्स, हियर वी विल डिस्कस फ्यू ऑफ देम। लीफ स्पॉट होता है, ब्राइट सॉफ्ट रूट्स, विल्ट्स एंड गॉल्स होते हैं, ठीक है। ब्लिट्स। अच्छा, सबसे पहले लीफ स्पॉट्स क्या होते हैं? लीफ स्पॉट्स क्या होते हैं? कभी आपने देखा है पत्ते के ऊपर इस तरह से काले 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 निशान पड़े होते हैं, वो स्पॉट्स पड़े होते हैं। क्या है? इट इज़ मोस्ट डिस्ट्रक्टिव प्लांट डिजीज़ ऑफ राइस, टोमेटो, पोटैटो, मस्टर्ड एंड मैनी अदर प्लांट्स। टोमेटो में भी होता है, चावलों में भी होता है, पोटैटो में, आलू में होता है, टमाटर में होता है, और मस्टर्ड जो है वो आपका मस्टर्ड प्लांट में भी, जो जिसे हम ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रस भी कहते हैं, उस प्लांट में भी ये होता है। द लीफ ब्लेड्स ऑफ दीज प्लांट्स आर इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया स्पॉट्स स्प्रेडिंग अ टाइप ऑफ लेजन्स विच टर्न्स ब्राउन एंड ड्राई आउट। अब जैसे ये लीफ है तो लीफ की जो एजेस हैं उसके ऊपर इस तरह से हो जाती है, ये जैसे लीव्स हैं तो ये यहाँ पर ब्लैक कलर के स्पॉट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर वो पूरे लीफ पे फैल जाते हैं और वो फिर उसे ख़त्म कर देते हैं। कॉजिंग एजेंट, द causative agent in the bacterium of the genes is Anthracomanis in tomato and pepper. Prevention क्या है? Avoid walking in fields when plants are wet. उस वक्त आप प्लांट्स के में वॉक मत करें जब वो गीले होते हैं, तो उसके जो वो पैथोजेंस वगैरह हैं वो बहुत ईजीली स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। पैथोजेंस कैन स्प्रेड मशीनरी थ्रू वर्किंग हैंड्स और फार्म्स मशीनरी यूज डिजीजेस फ्रीड सेट्स, ठीक है, ये होता है। ट्रीटमेंट क्या है? स्प्रे किया जाता है कॉपर फंजिसाइड से एंड और रिकमेंडेड रेट पे जितना उससे होता है उतना प्लांट्स को स्प्रे किया जाता है। देन वी कम टू द ब्लिट्स। ब्लिट्स क्या होते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बैक्टीरियल ब्लॉसम ब्लिट पेयर। पेयर के अंदर ये होता है, उसमें भी जो लीव्स हैं उनके अंदर बड, न्यूरोसिस, मैंगो, बैक्टीरियल कैंकर, स्टोन फ्रूट एंड बैक्टीरियल ब्राउन स्पॉट बीन, ये इन सब में होता है, पेयर में होता है। इसके बॉटनिकल नेम भी आपको दिए हुए हैं और साथ अपने जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं नेम, वो नेम भी दिए हुए हैं। ब्राउन स्पॉट बीन्स में भी होता है, पेयर में होता है, मैंगो में होता है, और इट इज़ मोस्टली टर्म्ड एज ब्लिट्स इन मेज़ में भी होता है, राइस में और ओट्स में भी होता है। कॉजेटिव एजेंट इसका क्या है? ब्लिट्स आर कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम जेनोसोमस एंथ्रोसोमेनस और जेड टू राइस, सूडोमोनास एंड मैनी अदर स्पीशीज टू पेयर एप्पल एंड मैंगो, ये इनमें होता है। देन प्रिवेंशंस क्या हैं इसकी? यूज डिजीज़ फ्री सीड्स, वो सीड यूज़ करें अपने फार्म्स में जो जिनमें डिजीज़ नहीं है, फ्री सीड्स होते हैं, ठीक है। और इसमें सस्पेक्टिकल वेराइटीज़ भी मौजूद हैं जो कि इन्फेक्टेड प्लांट्स को होती हैं। सॉफ्ट रॉट्स आपने देखा होगा, एप्पल में कोई एक ऐसा वो होता है जो पूरा वहाँ से ब्लैक हो जाता है, तो ये एक इसकी एप्पल की भी बीमारी है, ठीक है। एप्पल के अंदर ये हो जाता है। इट इज़ अ कॉमन डिजीज़ इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दैट कैन अकर इन अ फील्ड बट मोस्ट कॉमनली ड्यूरिंग देयर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। ये ज़्यादातर जो फील्ड्स है उस वक्त नहीं होता क्योंकि उस वक्त तो प्लांट बड़ा फ्रेश सा होता है, लेकिन जब हम इसे एक दफ़ा तोड़ लेते हैं दरख्त से और इसे जो हम स्टोर कर लेते हैं या हम इसे ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, उसमें ये फंगस जो है ये बहुत जल्दी लग जाता है। इन मोस्ट प्लांट्स रॉट टाइप सिम्टम्स अपेयर, दिस नेक्टराइज्ड टिश्यू बिकम वेट एंड सॉफ्ट, हैंस टर्म्ड सॉफ्ट रॉट, इसीलिए हम इसे सॉफ्ट रॉट कहते हैं। बहुत सॉफ्ट सा हो जाता है, एक अजीब सी स्मेल इसमें होती है।
हाँ, इसके कॉजिंग एजेंट्स हैं जी, अर्वीना ग्रुप है जो कि कॉज कर रहा है एमाइलोवा टू पोटैटोस, और कोरिनोबैक्टीरियम ईयर रॉट टू वीट को भी, ये गंदम को भी डैमेज करता है। प्रिवेंशन है कि हम जो है डिस्कार्ड इनफेक्ट फ्रूट्स एंड डैमेज फ्रूट्स, जितने वो फ्रूट्स हैं जो ख़राब हुए होते हैं उसको बस प्लांट से अलग करते जाते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, बाकी प्लांट सारा ठीक होता है। विल्टिंग क्या होती है? विल्टिंग, द यंग लीव्स में रैपिडली ड्राई एंड विल्ट एंड डिक्लाइन विद सेवरल लीफ ड्रॉप्स। अब ये क्या है, जो फ्रेश प्लांट्स उगते हैं कुछ दिनों के बाद वो बिल्कुल मुरझा जाते हैं। तो सूडोमोनास सेलोनिक्रम एंड सम अदर बैक्टीरियाज है। प्रिवेंशन क्या है? डू नॉट प्लांट इन पुअरली ड्रेन्ड साइट्स, प्रॉपरली उसे हम वाटरिंग करें और प्रॉपरली उसे सनलाइट दें। गॉल्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स हैं बैक्टीरिया लाइक एग्रोबैक्टीरियम एंड Pseudomonas savetonoi आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गॉल्स इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में गॉल्स यानी छोटे छोटे दाने की तरह बना देते हैं। ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड क्राउन गॉल्स भी कहते हैं। एंड लोकल स्मॉल एबनॉर्मल आउटग्रोथ और इन्फेक्शन प्लांट्स के अंदर कॉज करती है। ठीक है, इसके जो एजेंट्स हैं वो क्या है? Rhizobim causes gall in root nodules, in legumes, and Agrobacterium tumefaciens in roots, twigs, and branches of many shrubs. प्रिवेंशन क्या है? गॉल्स इन इन्फेक्टेड प्लांट्स, रिमूव कर दो वो गॉल्स जो बनती हैं, या वो रिमूव कर दो, या प्रोटेक्टिव क्रॉप रोटेशंस लगा दो, यानी उसके इर्द गिर्द जो है वो लगा दें, स्टरलाइज कर दें उसको, और उसकी सॉइल में केमिकल्स या उसे हीट से बचाएं। ये आपका हो गया सारा जितना भी था डिजीज़ेस। ठीक है, डिजीज़ेस भी आपकी कवर हो चुकी हैं सारी। डिजीज़ेस इन मैन भी हो गया है एंड डिजीज़ेस इन प्लांट्स भी कवर हो चुका है। एंड आई थिंक आपको भी ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल डिजीज़ेस। अच्छा, अब हम देखते हैं कि बैक्टीरियल डिजीज़ेस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरियाज। पहले भी आपको प्रिवेंशन क्योर्स हम बता चुके हैं कि प्रिवेंटरी क्योर्स हमने क्या करनी है, किस तरीके से हमने उसे बीमारियों से बचाना है। अगर ह्यूमन बीमारियां हैं तो हमने साफ़ सुथरी फूड खाना है, धो के खाना है, और अगर प्लांट्स में हैं तो प्लांट्स को हमने जो है अच्छे से वाटरिंग करनी है उनकी, और जो डेड ख़राब प्लांट्स होते हैं उनको उससे निकालना है, और वो सीड्स यूज़ करने हैं जो कि डिज़ीज़ फ्री सीड्स हों। तो कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया देखते हैं कि हार्मफुल बैक्टीरिया से हम कैसे कंट्रोल करते हैं। Control of harmful bacteria. Microorganisms can be controlled by physical and chemical methods. तो जितने भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम फिज़िकल और केमिकल दोनों मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं। फिज़िकल एंड केमिकल मेथड्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिज़िकल मेथड, स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन में हम ये करते हैं कि दिस मेथड इज़ यूज्ड टू किल ऑल लाइफ फॉर्म्स इन विच फिजिकल एजेंट्स लाइक स्टीम, ड्राई हीट, गैस फिल्ट्रेशन एंड रेडिएशंस आर यूज्ड। अब कुछ प्रोडक्ट्स को हम बॉयल कर लेते हैं, जैसे वाटर है तो वाटर को हम बॉयल करते हैं जिससे उसके जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाता है। फूड को हम अच्छे से कुक करते हैं तो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा हम डिफरेंट काइंड ऑफ जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं, रेडिएशंस जिसको कहते हैं, वो हम अप्लाई करते हैं तो वो भी बैक्टीरियाज़ को मार देते हैं। फिल्ट्रेशन करते हैं, हम फिल्ट्रेट कर देते हैं, जैसे हम घर में पानी का फिल्ट्रेट लगाते हैं तो पानी फ़िल्टर होके आता है। इट इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, जो लाइफ फॉर्म्स यानी लिविंग बैक्टीरिया जो है उसको ख़त्म करता है। इट इज़ यूज टू स्टेरिलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं ऑपरेशन थिएटर वगैरह में उसको भी ये स्टेरिलाइज करता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट, मतलब स्टेरिलाइज करना है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व मिल्क एंड मीट ऑन लार्ज स्केल पर जैसे बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में मिल्क आ जाता है तो हम उसे बॉयल करके रख देते हैं ताकि उसमें से जर्म्स ख़त्म हो जाए। हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर अगर आप किसी चीज़ों को हाई टेम्परेचर देंगे, हीट अप करेंगे बहुत अच्छे से, तो वो भी
बाद में ख़राब नहीं होती, ठीक है। दिस मेथड इज़ यूज्ड इन द माइक्रोबायोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज़, ये इंडस्ट्रियल स्केल पर भी ये काम होता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी बहुत बड़े बड़े उन्होंने जो है वो हाई टेम्परेचर देने के लिए कंटेनर्स रखे होते हैं, जिससे वो हाई टेम्परेचर देते हैं तो चीज़ें जो है वो फिर उसके बाद ख़राब नहीं होती। इन विच ड्राई एंड मॉइस्ट हीट्स आर इफेक्टिव। मॉइस्ट हीट हेल्प्स इन coagulation of proteins and kills the microbes, माइक्रोब्स को ख़त्म कर देते हैं। ड्राई हीट causes oxidation of chemical constituents of microbes and kill them। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम मतलब हीट ऐसे नहीं कर सकते कि मॉइस्ट एनवायरनमेंट हो, तो उनको हम सिर्फ ड्राई हीट करते हैं। ड्राई हीट करने से वो जो उसके माइक्रोब्स होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रेडिएशंस आती हैं। माइक्रोब्स आर किल्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बिलो 300 नैनोमीटर। गामा रेज आर जनरली यूज फॉर दिस पर्पस। 3 किस्म की रेज होती हैं, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। अब यहाँ पर जो रेडिएशंस आप माइक्रोब्स को दे रहे हैं किसी फ्रूट्स के ऊपर या कहीं पर भी, तो वहाँ पर जो रेडिएशंस आप दे रहे हैं वो 300 नैनोमीटर की स्पीड से या क्वांटिटी से आप दे रहे हैं, और उसको जो है ख़त्म कर देता है ये सारे जर्म्स को, जो कि गामा रेज होती है वो यूज़ हो रही है। मेम्ब्रेन फिल्टर लगा देते हैं जी, है हीट सेंसिटिव मटीरियल्स लाइक एंटीबायोटिक्स, hormones, growth, media, enzymes, vitamins can be sterilized by using membrane filters। यहाँ पे membrane filters इनमें इस्तेमाल करते हैं। In hospitals, some operation theaters are burn wards receive filtered air to lower the number of air borne microbes। अब जो ऐसे पेशेंट जो जल जाते हैं, जिनके जिस्म जल जाते हैं, बर्न वार्ड्स जो होती हैं हॉस्पिटल में, वहाँ पर, और दूसरा जो है वो ऑपरेशन थिएटर्स में ये जो है मेम्ब्रेन फिल्टर्स लगा दिए जाते हैं, जिनकी वजह से माइक्रोब्स जो हैं वो ड्राई एटमॉस्फेयर में ही वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। पेस्चराइजेशन करते हैं। दिस प्रोसेस वाज डेवलप्ड बाय लुइस पेस्चर टू किल द नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। मिल्क पेस्चराइज कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, आप हीट कर सकते हैं उसको 71 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 50 सेकेंड्स एंड 62 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 33 minutes to destroy the tuberculosis and typhoid bacteria in milk। अब मिल्क में ट्यूबरक्लोसिस और टाइफाइड बैक्टीरिया होता है, इसीलिए दूध को हम बॉयल करके पीते हैं, ठीक है। पेस्चराइजेशन डज नॉट चेंज द टेस्ट ऑफ द मिल्क, ठीक है। लो टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड कैन प्रिजर्व फूड्स फॉर सेवरल डेज सच एज मिल्क, एग, ये वगैरह चीज़ वगैरह अगर लो टेम्परेचर पे भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। फ्रीजिंग सबसे बेस्ट आइडिया है कि जो हम चीज़ें वगैरह ख़राब हो रही होती हैं तो हम उसे फ्रीज़ कर देते हैं। फ्रीज़ करते हैं हम उसे -10 से लेके -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और फ्रीजिंग के बाद वो चीज़ रिस्टोर हो जाती है और हम उसे दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। ड्राइंग कर सकते हैं। ड्राइंग कैसे, जैसे ये कोयटा में तो पठान वगैरह जो हैं ये लहंदी वगैरह बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि मीट्स को ड्राई कर लेते हैं, ड्राई करके उसे प्रिजर्व कर लेते हैं। ड्राई मीट्स जो हैं वो ख़राब नहीं होते, और उनको फिर जब बनाना होता है तो फिर उनको वाटर में या इस तरह से बना लेते हैं, लेकिन वो ड्राई मीट्स होते हैं जिनको वो प्रिजर्व कर लेते हैं। प्रिजर्वेशंस होती हैं, प्रिजर्वेशंस में से लो एसिड लोअर पीएच स्केल लेते हैं और इनको ग्रोथ वगैरह बैक्टीरिया की स्टॉप करते हैं और माइक्रोब्स को ख़त्म करते हैं प्रिजर्वेशंस करके, यानी प्रिजर्व कर लेते हैं। घर में या फैक्ट्रीज़ में प्रिजर्वेटिव्स लगे होते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ों को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। सर्टन केमिकल्स हैं लो, लाइक पोटेशियम है, मेटाबीसल्फेट है, स्टॉप बैक्टीरियल ग्रोथ है। व्हेन ऐड टू पिकल, कैंडीज, जैम्स, ब्रेड्स, जैसे अचार वगैरह में वो ये डाल दिए जाते हैं कुछ पोटेशियम वगैरह, ताकि वो जो है अचार ख़राब ना हो। और इसी तरह से कैंडीज़ में भी होते हैं, जैम्स में भी होते हैं, एंड ब्रेड बिस्किट्स वगैरह में भी डाल दिए जाते हैं। केमिकल मेथड्स हैं। केमिकल मेथड्स में आपके एंटीसेप्टिक्स आते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स आते हैं, और कीमो थेरेपेटिक एजेंट्स आते हैं। एंटीसेप्टिक्स दी सर्टेन केमिकल सब्सटेंस सच एज आयोडीन, डिटोल वगैरह, स्पिरिट वगैरह, जो कि है वो एंटीसेप्टिक होता है। जब आपको कोई चोट वगैरह लगती है तो वो एंटीसेप्टिक आप यूज़ करते हैं तो उस पर जर्म्स नहीं लगते, अदरवाइज लग जाते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स सर्टेन केमिकल्स लाइक हैलोजेंस एंड फिनॉल्स, पोटाशियम परमैंगनेट, अल्कोहल एंड फॉर्मल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वेजिटेबल सेल्स एंड यूज फॉर नॉन लिविंग मटेरियल्स। अब ये जो है ये आपके वेजिटेटिव सेल्स को भी में डाले जाते हैं और जो है आपके नॉन लिविंग मटेरियल में भी इस्तेमाल होते हैं। कीमो थेरापेटिक एजेंट्स, सर्टेन केमिकल्स एंड एंटीबायोटिक्स डिस्ट्रॉय एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, पेनिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन।
अब पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का काम क्या है कि जब आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आप इनको इस्तेमाल करते हैं। ये मेडिसिन यूज़ करते हैं जिसमें पेनिसिलिन वगैरह की क्वांटिटी होती है जो कि आपके अंदर जर्म्स जो हैं उनको सबको ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ तक हमारा बैक्टीरिया का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आज। ये सारा आपने इसको इसी तरह से रिव्यू लेना है सारा दोबारा से लेक्चर्स का, एंड इसको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। थैंक यू।